को सॉल्व सोल्यूशन की सेंस में नहीं बात कर रहा हूँ, एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग का वो कैंडिडेट है, तो उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। क्या स्टेप्स है, क्वेश्चन ये है। फिर उसके लिए हम लोग एलपी मॉडल बनाएंगे, क्योंकि वो एक रियल लाइफ प्रॉब्लम होगी तो वो एक स्टेटमेंट होगी। पहले पहले हम उसको एक मॉडल की फॉर्म में लेकर आएंगे उस क्वेश्चन को। सेकंड स्टेप क्या होगा? सर फिर उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा मेथड उस एलपी मॉडल को यूज करना है। जी, यही 2 स्टेप्स हैं। पहले आपने उसका एलपी मॉडल बनाना है, ये आज का टॉपिक यही है, फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी मॉडल। तो पहले उसका, जाहिर है अगर वो लीनियर प्रोग्रामिंग का कैंडिडेट है वो प्रॉब्लम, तो वो उसका एलपी मॉडल बनाया जा सकता है। फर्स्ट स्टेप होगा उसका एलपी मॉडल बनाना है, और सेकंड स्टेप होगा उसको किसी एल्गोरिदम से, किसी टेक्निक से सॉल्व करना है। और वो सॉल्व करने की 2 टेक्निक्स हैं, ग्राफिकल मेथड और अलजेब्राइक, वो हम कर चुके हैं। तो इट मींस आज मैं अभी बात जो कर रहा हूँ कि अगर रियल वर्ल्ड कोई प्रॉब्लम है और उसको लीनियर प्रोग्रामिंग से सॉल्व करना है, तो उसके 2 स्टेप्स हैं। एक पहला स्टेप ये होगा कि उस प्रॉब्लम का एलपी मॉडल बनाना है, लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल, और सेकंड स्टेप होगा उसको उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन, तो हम अभी तक जो हमारा सेशन चला है वो सोल्यूशन पे था। तो फर्स्ट पार्ट जो था उसका कि उसका एलपी मॉडल कैसे बनेगा, वो आज करना है। जी बताइएगा, पॉइंट क्लियर हुआ? यस यस सर। सर। तो अभी हम एलपी मॉडल बनाने लगे हैं, और ये जो 3 से 4 लेक्चर्स का ये सेशन होगा, जिसमें मैं आपको ये कह लेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और डिफिकल्ट पार्ट है। और आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि इसकी सीक्वेंस में सेकंड इसलिए लेके आ रहा हूँ, 2 रीजंस थी उसकी। एक तो ये डिफिकल्ट पार्ट था, और मैं चाह रहा था थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। अब मुझे नहीं पता वो जो मैंने सोल्यूशन आपको करवाए हैं वो भी आपके लिए डिफिकल्ट ना हो, लेकिन कंपैरेटिवली मेरे हिसाब से वो जरा यानी वो एक डिफाइंड प्रोसीजर है जिसके जरिए हम सॉल्व करते हैं। जबकि एलपी मॉडल जब आप बनाना है तो एक डिफाइंड प्रोसीजर नहीं है, स्टेप्स तो हैं उसके, लेकिन उसमें इनोवेशन, क्रिएटिविटी, एक प्रॉब्लम को स्टडी करके गेस करना, तो थोड़ा सा माइंड इन्वॉल्व है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट इसलिए कहता हूँ। उसका आंसर तो बस 3 और 4 लाइंस या 10 लाइंस में आ जाता है आंसर, लेकिन ये डिफिकल्ट पार्ट है जिसमें आपको प्रॉब्लम को स्टडी करना है। स्टडी करने के बाद फिर उसका कोई एलपी मॉडल बनाना है। तो ये एक डिफिकल्ट, इसलिए एक तो ये रीजन थी उसको सेकंड पे लेके आने की। दूसरी रीजन ये थी, मैं चाहता था कि जब मैं आपको फॉर्मुलेशन करवाऊं, एक एलपी मॉडल बनाना सिखाऊं, उस वक्त आपको बहुत सी चीजों का पता हो। मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑलरेडी आपके माइंड में हो, और कंस्ट्रेंट्स ये भी आपके माइंड में हो। तो आप अभी तक मेरे ख्याल में जितना हमने सेशन किया है, 5 सेशंस हमारे हो चुके हैं, ये 6 सेशन है। तो हमें अब कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ये ना पता हो कि कंस्ट्रेंट्स क्या होती है। जाहिर है अभी आपको मैथमेटिकल फॉर्म ही पता है कि कंस्ट्रेंट्स 3 टाइप्स की होती हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और एक सिंपल इक्वल टू। ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक सिंगल ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है एलपी मॉडल में, और उसका ऑब्जेक्टिव 2 ही होते हैं ऑब्जेक्टिव, या तो वो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव होगा या मिनिमम ऑब्जेक्टिव। तो इन टर्म्स का मैं चाह रहा था कि जब आपको एलपी मॉडल हम बनाने लगे तो आपको पहले से ही इन चीजों का पता हो, फिर मैं जरा कंफर्टेबल होऊंगा, बल्कि मुझसे ज्यादा आप कंफर्टेबल होगे उसको अंडरस्टैंडिंग। अभी भी डिफिकल्टी लेवल है, यानी आप ये समझें कि दोनों पॉसिबिलिटीज है, या तो आपको बहुत आसान लगेगा या आपको एक मुश्किल अटेम्प्ट लगेगी। दोनों में देखते हैं कि कौन सी स्टेट एग्जिस्ट करती है आपके सेशन में। तो फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी मॉडल में हमने क्या बनाना है, चलें इतना तो आपको बताना चाहिए। मैंने एक एलपी मॉडल फॉर्मुलेट करना है, क्या क्या चीजें बनानी होगी? सर उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना होगा, कंस्ट्रेंट्स बनानी होगी। यस, उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन और उसकी कंस्ट्रेंट्स, ये 2 चीजें अगर आप बना लेते हो, आपने देखा होगा एलपी मॉडल के 2 ही कंपोनेंट्स, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन और दूसरा कंस्ट्रेंट सेक्शन, सेक्शन ही कह लें उसको, सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स। ऑब्जेक्टिव फंक्शन और सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स बनाने से पहले भी एक चीज की जरूरत होती है, वो क्या होती है? मिनिमाइजेशन एंड मैक्सिमाइजेशन।
नहीं, वो तो मिनिमम ऑब्जेक्टिव होगा या मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव होगा, वो तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से पता चल जाएगा। यानी ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है, कंस्ट्रेंट्स बनाने के लिए कौन से कंपोनेंट्स चाहिए, उसके फर्दर इंग्रेडिएंट्स क्या है। सर वेरिएबल वेरिएबल्स वेरिएबल्स, वेरी गुड, Decision variables. यस वेरिएबल्स। और मैंने उन वेरिएबल्स का कोई टेक्निकल नेम रखा हुआ है। डिसीजन वेरिएबल डिसीजन वेरिएबल्स। सर नॉन वो जो होते हैं बेसिक और नॉन बेसिक। नहीं, डिसीजन वेरिएबल्स, नॉन बेसिक, बेसिक तो सिंप्लेक्स मेथड में टर्म्स यूज, अभी तो हम सिर्फ एलपी मॉडल की बात कर रहे हैं। डिसीजन वेरिएबल्स, अब मुझे ये बताएं, मेरे सामने एक प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन, मुझे कहा गया है कि ये एक डेटा है आपके पास, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और एलपी लीनियर प्रोग्रामिंग से ये सॉल्व हो सकता है, ये बता दिया है। तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि इसके डिसीजन वेरिएबल्स क्या है। जब तक मुझे नहीं पता चलेगा डिसीजन वेरिएबल, मैं ना तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना सकता हूं और ना ही कंस्ट्रेंट्स। ये चीज क्लियर होगी? Yes, sir. यस सर। यही एक मुश्किल पार्ट है इसमें कि डिसीजन वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कैसे करना। एक सिंपल ट्रिक है, उस प्रॉब्लम में जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं, जो कुछ भी है, अभी मैं आपके सामने प्रॉब्लम लेके आऊंगा, आपने खुद मुझे बताना है कि इसमें डिसीजन वेरिएबल्स कौन से। उस प्रॉब्लम में जो प्रोडक्ट्स बन रही हो, जिसके ऊपर प्रॉफिट लेना है, वो एंटिटीज आपकी डिसीजन वेरिएबल हो। अब वो 1 हो सकती है, वो 2 हो सकती हैं, वो 3 हो सकती हैं, और वो 10 हो सकती हैं, वो 100 भी हो सकती है। तो इट मीन्स अगर 100 प्रोडक्ट प्रॉब्लम है तो 100 डिसीजन वेरिएबल्स होंगे। अगर 3 प्रोडक्ट्स से रिलेटेड है प्रॉब्लम तो 3 वेरिएबल्स होंगे। तो हमें डिसीजन वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने हैं। अभी मैं आपको करवा रहा था सिंपल मैथमेटिक्स, अभी आपको कुछ नहीं पता ये इनसाइड क्या स्टोरी है, अभी सिर्फ आपको ये पता है कि एक मैथमेटिक्स लिखी हुई है, मैक्स जी इक्वल टू राइट साइड पे कोई लीनियर फॉर्म है और कंस्ट्रेंट्स हैं इनइक्वालिटीज की फॉर्म में, वेरिएबल्स के साथ वो बनी हुई है, कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स। इसके अलावा आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन अब जब आपको पता चलेगा ये मॉडल कैसे बनता है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे बनेगा और कंस्ट्रेंट्स कैसे बनेगी, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपको पता चलेगा कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इस तरह से, देखें कितनी आसानी से मॉडल हो गए और आप उसको सॉल्व करने के लिए एक सेंचुरी एल्गोरिथम है, जो रेवोल्यूशन था सेंचुरी में, सिंप्लेक्स मेथड है, वो उसको सॉल्व कर सकता है। तो आप पूरे प्रॉब्लम को समझ लें, आपने सॉल्व कर लिया एक ऐसा प्रॉब्लम जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का वो कैंडिडेट है। अगर वो प्रॉब्लम ऑप्टिमाइजेशन क्लास से बिलोंग करता है, आप किसी भी और मेथड को यूज ना करें, सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो डिफाइंड एल्गोरिथम है, जो उस क्लास के लिए बना हुआ है, सिर्फ उसी को आप सॉल्व करते हैं। तो सिंप्लेक्स मेथड लीनियर प्रोग्रामिंग में एक बहुत स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम है, उसके जरिए हम कर चुके हैं, आपको पता है। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम मैं दूं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाते हैं, हाँ एक चीज और मैंने आपको कही थी कि मैं आपको स्टार्ट पे कहा था, ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, ये मैथमेटिक्स का वो सब्जेक्ट है जिसको आप पढ़ने के बाद दीवार पे नहीं फेंकोगे, बल्कि आप फील करोगे कि ये आप अपने सराउंडिंग्स में कई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप लीनियर प्रोग्रामिंग से सॉल्व कर सकते हो, आपको नजर आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव तो ये है, तो मैं इसलिए 3 to 4 लेक्चर्स लूंगा इसके, कि आपको वो पहले तो मैं आपको एलपी मॉडल बनाना सिखाऊंगा। 2 लेक्चर्स में उम्मीद है आपको ये एलपी मॉडल बनाना आ जाएगा। रिमेनिंग 2 लेक्चर्स में लूंगा कि आपको मैं बताऊंगा कि दुनिया में लोगों ने किन किन एरियाज में लीनियर प्रोग्रामिंग को यूज किया। तो आपके सामने होगा, आप देखोगे ये तो हमारे आसपास की प्रॉब्लम्स हैं जिनको लीनियर प्रोग्रामिंग से सॉल्व किया गया। और जैसे मैंने आपको लीनियर प्रोग्रामिंग का कहा था कि प्रोग्रामिंग फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में, प्रोग्रामिंग असल में मैथमेटिकल वे है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। प्रोग्रामिंग वो नहीं है जो आप समझ रहे होते हैं, किसी C++ का आपने प्रोग्राम लिख दिया, वो तो एक लैंग्वेज है, एक मीडियम है जो आपको, वो जो आपने प्रोग्रामिंग की हुई है मैथमेटिकल फॉर्म में, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स आपने बना लिए, उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं।
उस एल्गोरिदम को किसी कंप्यूटर में इंप्लीमेंट करने के लिए कोई ना कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो, तो प्रोग्रामिंग का तो इतना रोल है। अदरवाइज जो लैंग्वेज का तो इतना रोल है, जब तक प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग आपका किसी प्रॉब्लम को उसके ये कहना चाहिए जो उसी के लिए स्पेसिफिक मेथड है उससे सॉल्व करने का नाम। तो जैसे अगर प्रॉब्लम ऑप्टिमाइजेशन का है और वो लीनियर क्लास से बिलोंग करता है, तो दुनिया में बेस्ट वे, स्पेसिफिक वे क्या होगा, उसको लीनियर प्रोग्रामिंग से ही सॉल्व किया जाए। जी, अंडरस्टैंड कर रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब हम इसको ना अब मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम देता हूँ, प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं, टाइम लगाते हैं, क्योंकि स्टडी अगर हमने सही तरह से कर लिया तो एलपी मॉडल बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और क्योंकि इसमें सारी चीजें लीनियर है तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट मेरे हिसाब से नहीं होगा। दूसरी एक बात और, मैं फिर सीक्वेंस में मैंने कहा था लीनियर प्रोग्रामिंग अगर पढ़ाई जानी चाहिए तो उसमें होता है मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। मैं इसको रिवर्स लेके चल रहा हूँ। मैं अभी मॉड्यूल 3 करवा चुका हूँ। मॉड्यूल 3 था कि एलपी मॉडल बना हुआ है, आपने सिंप्लेक्स मेथड से उससे सॉल्व करना है या ग्राफिकल मेथड से, ग्राफिकल मेथड या अलजेब्राइक, और उसमें सिंप्लेक्स मेथड हम यूज करते हैं। मॉड्यूल 3 ये है। उससे पहले मॉड्यूल 2 क्या होना चाहिए कि उस प्रॉब्लम की लीनियर फॉर्मुलेशन। ये 2 था जिसको मैं रिवर्स में लेके आया हूँ। 3 करने के बाद आपको 2 करवा रहा हूँ। 2 से पहले भी एक पार्ट है, वो पार्ट है कि लीनियर आपको अभी मैं आज बताऊंगा कि प्रॉब्लम आपके सामने होगा और उसको लीनियर प्रोग्रामिंग से हम सॉल्व करेंगे। एज्यूम किया हुआ है कि ये पहले से ही हमें बता दिया गया है कि ये लीनियर प्रोग्रामिंग से हो सकता है। एक पार्ट और रह जाता है, वो क्या, ये कौन बताएगा कि ये लीनियर प्रोग्रामिंग से सॉल्व हो सकता है। एक स्टेप और है। तो इसका मतलब है अगर सीक्वेंस से लिया जाए, सबसे पहले मेरे सामने एक प्रॉब्लम होगा, मुझे ये देखना है कि ये प्रॉब्लम स्टडी करने के बाद कि यह लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ही उसी से सॉल्व हो सकता है। ये पहला स्टेप जब पता चल गया। सेकंड स्टेप है जो आज हम करने लगे हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी मॉडल, कि उसका एलपी मॉडल फॉर्मुलेट करना है। जब कर लेंगे तो थर्ड स्टेप में उसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो मैं इसको रिवर्स लेके आ रहा हूँ। क्यों? मैं चाह रहा हूँ कि ये चीजें आगे वाली अगर आपको समझ आ जाए तो फिर फर्स्ट स्टेप पे हम आसानी से आ जाएंगे कि हमें लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल बनाने के लिए कुछ असम्पशंस चाहिए, कुछ और प्रॉपर्टीज चाहिए। उन प्रॉपर्टीज को देख के हमें पता चलेगा ये एलपी मॉडल से सॉल्व हो सकता है। तो अभी भी सेकंड मॉड्यूल में है, फर्स्ट मॉड्यूल एक लेक्चर में हो जाएगा, उसके लिए एक लेक्चर काफी। तो मैं माइंड में रखिएगा, मॉड्यूल 3 के बाद मॉड्यूल 2 पे आया हूँ, और इसके बाद जब ये अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी तो हम मॉड्यूल 1 पे आ जाएंगे। जी, सीक्वेंस पता चलिए आपको? Yes, sir. Yes, sir. इस सीक्वेंस की क्यों ले रहा हूँ आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है इस वक्त कोचिंग मैं कर रहा हूँ तो स्टाइल भी मेरा होगा। आप जब अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर आप फील करोगे कि हाँ ये एक अच्छी सीक्वेंस थी। और कुछ डिसएग्री भी कर सकते हैं, तो ये वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। तो मैं कहीं नहीं कहता कि यही सीक्वेंस होनी चाहिए 3 2 1, 1 2 3 या वाइस वर्सा, ये कोई भी और सीक्वेंस आप परमुटेशन में ले सकते हैं। बहरहाल स्टार्ट लेते हैं। एक मॉडल आपके सामने, और मॉडल कौन सा मैं मॉडल लूंगा जरा बताइएगा, गेस करें कौन सा प्रॉब्लम लेने लगा हूं। ऐसी गेस तो करने में कोई हर्ज नहीं। Sir, ready mix problem? गुड, आपको गुड नहीं बुशरा। Sir, ये, Bushra. ये लगता है कि ये सारे लेक्चर्स अटेंड करते हैं। एक सर और ऐसा कुछ नहीं होता, स्लाइड्स होंगी किसी ना किसी के पास, आपने अपलोड की नहीं होता। अरे क्या कह रही है लारे, दोबारा से बताइए। मैंने कहा कि आपकी स्लाइड्स अपलोड हुई हैं, उसके अंदर हर चीज़ अवेलेबल है। सारी बातें सबको पता होगा कि आप क्या पढ़ाने लगे। चले ठीक है, फिर भी मुझे जो आंसर आपकी तरफ से आता है मेरे लिए बस। सर में पता क्या है, यूएमटी में जितने एक्सपीरियंस हुआ है स्टूडेंट्स का, पता नहीं किस तरह से कल्चर बन चुका है कि टीचर एक चीज पढ़ा रहा है, अगले लेक्चर में पूछता है तो किसी स्टूडेंट्स को भी बिल्कुल नहीं पता होता। प्रीवियस सेमेस्टर में एक सेक्शन मेरे पास था, बड़ी परेशानी होती थी कि प्रीवियस लेक्चर में ये
वेरी करता है क्लास टू क्लास। देखिए ये क्लास है, और जब ऐसी क्लास को आप पढ़ा चुके हो जिसको एक टॉपिक पढ़ाया अगले लेक्चर में पूछते हैं तो उनको बिल्कुल ही नहीं पता, तो उस केस में अगर आप कोई आपकी क्लास में मैं पूछता हूँ और आप आंसर कर देते हो तो मेरे लिए तो बड़ी सरप्राइजिंग न्यूज बन जाती है। तो रीजन ये है, मेरे लिए एक कह लेंगे एक अच्छी, एक कह लेंगे एक खुशगवार सा ऐसे हवा का झोंका होता है कि ये इतना इसको सीरियस लेके पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैं इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ, और इसको मुझे खुशी होती है कि अगर कोई मुझे कोई आंसर करता है। तो रेडी मिक्स, तो आपको रेडी मिक्स मैंने आपको एक ये भी बताया हुआ था, ये प्रोटोटाइप एग्जाम्पल है जो हम पूरे सेमेस्टर में लेके जाएंगे। तो जाहिर है अगर एक प्रोटोटाइप एग्जाम्पल है जो पूरे सेमेस्टर में हमें लेके जाना है, तो मैं अगर पहला मॉडल फॉर्मुलेट करूंगा तो कॉमन सेंस यही कहती है वो रेडी मिक्स ही होगा, वही मॉडल होगा जो प्रोटोटाइप एग्जाम्पल के तौर पे यूज करें। जी स्टार्ट करते हैं। बहुत सी चीजें इसकी वैसे आप वैसे कुछ चीजें आपको पता होंगी इसकी ऑलरेडी, तो फिर भी देख लेते हैं। जी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन के 4 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप क्या है? स्टडी द गिवन सिचुएशन, यानी आपने प्रॉब्लम को अच्छी तरह, बेशक आप 1 डे लगा दें, 2 डेज लगा दें, 1 वीक लगा दें, उसकी स्टडी अच्छी तरह करनी है कि इसमें लिखा क्या गया है, कहा क्या जा रहा है। जितनी स्टडी बेहतर होगी उतना ही प्रॉब्लम को आप जल्दी मॉडल करेंगे। तो ये स्टडी टाइम, स्टडी के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं, आपको जब तक प्रॉब्लम नहीं समझ आता आप स्टडी करते हैं। एंड जब आप स्टडी आपकी कंप्लीट हो जाए, आइडेंटिफाई करें डिसीजन वेरिएबल्स ऑफ द प्रॉब्लम। आज हमने यही बात की थी, एक स्टूडेंट ने मुझे बताया भी था कि डिसीजन वेरिएबल्स का डिसाइड करें। जब डिसीजन वेरिएबल्स हो जाएंगे, फिर आज की ही क्लास में स्टूडेंट ने बताया था ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर्मुलेट करें, फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज्ड। थर्ड स्टेप, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बाद कंस्ट्रेंट सेक्शन है, तो फॉर्मुलेट करेंगे कंस्ट्रेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम। 3 मेजर स्टेप्स हैं। ये जो 4 है ये तो वो वाली है एट नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन। क्या होंगी ये वैसे? ये लास्ट वाली, इसको तो इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट्स, आपको पता है लास्ट पे आप कहते होते थे Yes, sir. Artificial variables. ये वेरिएबल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो ये लास्ट स्टेप हुआ, इसका मतलब है ये यही स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। एक आइडेंटिफाई करना है आपने डिसीजन वेरिएबल्स को स्टडी के बाद, फिर फॉर्मुलेट करना है उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फिर कंस्ट्रेंट्स फॉर्मुलेट करनी है, और लास्ट में हमने उन सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देना है कि ये नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। जी प्रॉब्लम लेके आते हैं। जी ये जरा गौर से देखिएगा, स्टडी हम 5 to 10 मिनट्स लेंगे। अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ ही नहीं आएगी तो हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। रेडीमिक्स एक्चुअली मेरे ख्याल में एक कंपनी का नाम है। रेडीमिक्स प्रोड्यूसेस बोथ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पेंट्स, 2 पेंट्स, और हम अभी तक इन पेंट्स का नाम बार बार ले चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। वो 2 पेंट्स बनाती है, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर पेंट, फ्रॉम 2 रॉ मटेरियल्स M1 एंड M2। अब M1 M2 दोनों पेंट्स में यूज हो रहे हैं, तो समझ लें आप M1 M2 एक्सटीरियर पेंट के अंदर भी उसकी कुछ कॉम्पोजिशन है और इंटीरियर पेंट के अंदर भी उसकी कॉम्पोजिशन है। तो इंटीरियर पेंट और एक्सटीरियर पेंट में दोनों टाइप्स के रॉ मटेरियल यूज होते हैं। आप कह सकते हैं कोई फॉर्मूला है जो इसके अंदर यूज हो रहा है। The following table provides the basic data of the problem. ये एक डेटा है जो बताया गया है कि ये पेंट्स में उन मटेरियल्स की कंपोजिशन क्या है, जरा, और प्रॉफिट भी ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। जरा देखते हैं, ये एक्सटीरियर पेंट कॉलम, इंटीरियर पेंट कॉलम, ये जो रॉ मटेरियल M1 है, ये जो रो है ये वाली, ये सारा डेटा है M1 से रिलेटेड, और ये जो सारा डेटा है ये M2 रॉ मटेरियल M2 से रिलेटेड है। कैसे इसको रीड करेंगे? रॉ मटेरियल M1 मैक्सिमम डेली अवेलेबिलिटी, ये एक डेली मैन्युफैक्चरिंग होनी है, तो डेली एक जो रिक्वायरमेंट है उसको मॉडल किया जा रहा है कि एक रेडीमिक्स जो कंपनी है वो डेली
किस तरह से पेंट बनाएगी। ये मैक्सिमम अवेलेबिलिटी 24 और ये इसकी यूनिट क्या है, टन्स। कुछ स्टूडेंट बताएगा टन्स कितने केजी को टन्स कहते हैं? 40 kg। 40 को दोबारा से। सर 40। एक टन कहते हैं। हो सकता है 40 हो, लेकिन एक स्टूडेंट ने मुझे 100 केजी कहा था, तो जरा नेट से सर्च कर 1000 भी हो सकता है। बिल्कुल, जरा नेट से सर्च कर लीजिएगा। तो सर मैं 907 लिखा है। क्या सर 907 लिखा है। सर अगर 25 को 40 से मल्टीप्लाई करें तो 1 टन बनेगा। 25 सर चलो, इंटरनेट पे 40 907 से। लिखा होगा। एक जो मैंने 1000 तेरी अपनी लॉजिक होती है रे यार। अच्छा बात सुनिए एक मिनट, मैंने ये डिबेट में इसलिए लेके आया कि मैं सिर्फ ये चाह रहा था कोई ऐसा स्टूडेंट ना हो जिसको टन्स का ही ना पता हो, तो कम से कम ये तो पता चल गया टन्स असल में केजी की एक स्टैंडर्ड फॉर्म। तो डिबेट में लेके आने वो तो आप नेट से देख लोगे एक टन में कितने केजीज होते हैं। किसी को ये ना पता, कोई ऐसा स्टूडेंट हो सकता है वो कहेगा कि टन्स किस चीज का नाम है। जी क्लियर है पॉइंट? चलते हैं आगे जी। 24 टन्स क्या चीज है ये 24 टन्स, कोई बताएगा? वेट है सर ये। नहीं, ये 24 टन्स किसके हैं? सर 1000 आप अगर कोई चीज पेंट सर M1 जो मटेरियल है इसके हैं। यस सर पेंट्स के होंगे ना? नहीं, मैंने अभी कहा रॉ था मटेरियल था ना M1 उसका सर। यही मैंने आपसे कहा था, ये रॉ मटेरियल M1 से रिलेटेड है। तो ये है मैक्सिमम डेली अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल M1। देखिए ना, रॉ मटेरियल M1 सामने है 24, ऊपर क्या है मैक्सिमम डेली अवेलेबिलिटी। आप कह लें M1 उस कंपनी के पास जो डेली अवेलेबल है 24 टन। पॉइंट क्लियर है? और 6 टन कौन क्या चीज अवेलेबल है? M2 का। अब आपने देखना है, हमने इस टेबल को अंडरस्टैंड करना है। टेबल को अंडरस्टैंड कर लिया तो समझ लिया आपने प्रॉब्लम एलपी मॉडलिंग आराम से हो जाएगी। तो आपके पास 24 टन रॉ मटेरियल M1 में मैक्सिमम डेली अवेलेबिलिटी, मैक्सिमम कम भी हो सकता है। 6 टन है रॉ मटेरियल M2, ये अवेलेबल है। इनको जरा रीड करते हैं। ये देखिए, ये ऊपर लिखा हुआ है एक्सटीरियर पेंट और उसके ऊपर लिखा हुआ है टन्स ऑफ रॉ मटेरियल पर टन ऑफ। इसको रीड कैसे करना है? इसको रीड ऐसे करना है, रॉ मटेरियल M1 6 टन्स ऑफ रॉ मटेरियल, यानी ये 6 टन्स ऑफ रॉ मटेरियल M1 पर टन ऑफ एक्सटीरियर पेंट। इन सिंपल वर्ड्स क्या कहेंगे इसको? 1 टन, ये वो यानी बनाना तो एक्सटीरियर पेंट है ना, तो अगर एक्सटीरियर पेंट जो है उसके 1 टन में, अगर 1 टन उसको मैन्युफैक्चर किया जाए तो उसमें कितना रॉ मटेरियल M1 यूज होगा, कितने टन्स होंगे? यूनिट स्पेसिफिकेशन दी जा रही है कि एक्सटीरियर पेंट के 1 टन में कितना है M1। वो M1 रो में नजर आ रहा है, रॉ मटेरियल M1 6। तो ये 6 टन्स कौन से हैं? M1 6 टन्स ऑफ रॉ मटेरियल, 6 टन्स ऑफ M1 रॉ मटेरियल पर टन ऑफ एक्सटीरियर पेंट, यानी 1 टन एक्सटीरियर पेंट में कितना रॉ मटेरियल M1 यूज होगा? 6 टन्स। बताइएगा, समझ आई इस पॉइंट? यस सर। और ये 4 क्या कह रहा है? इस 4 को जरा डिस्क्राइब करेंगे। सर अगर एक रॉ टन मटेरियल 4 tons of raw M1 material per ton of interior paints। मतलब इंटीरियर का 1 टन में जो M1 यूज होगा वो होगा 4 टन। और ये बिल्कुल लाइन क्लियर है, मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, M1 6 टन यूज हो रहा है एक्सटीरियर पेंट में, एक्सटीरियर के 1 टन में, और 4 यानी फॉर्मूला दिया जा रहा है ना कि 1 टन में, ये इंजीनियर्स बैठे होंगे, केमिकल इंजीनियर्स, जिन्होंने कहा होगा एक्सटीरियर पेंट के लिए ये M1 1 टन में इतना होना चाहिए और इंटीरियर पेंट के लिए 1 टन में इतना होना चाहिए। तो ये रॉ मटेरियल हो सकता है कोई ज्यादा स्ट्रांग हो, तो इसलिए
एक्सटीरियर पेंट के लिए ज्यादा अच्छा मटेरियल चाहिए, तो 6 टन M1 एक्सटीरियर पेंट में हो रहा है और 4 टन इंटीरियर पेंट में हो रहा है, क्योंकि 4 टन इसमें है 6 टन इनमें, इसका मतलब ये ज्यादा मजबूत होगा, तो M1 कोई अच्छा सा मटेरियल लगता है। मैं ऐसी एक कॉमन सेंस में बात कर रहा हूं। तो अगर आप देखें 1 टन एक्सटीरियर पेंट में 6 टन M1 और 1 टन इंटीरियर में 4 टन M1 यूज हो रहे हैं, तो ये तो यूनिट यूजेज है, यूनिट यूजेज, ये भी यूनिट यूजेज है। तो ये सेक्शन, ये जो लेफ्ट ये वाला दोनों है, ये तो M1 की यूसेज बता रही है हम दोनों पेंट्स पे, और ये अवेलेबिलिटी है। तो इसको हमने इस तरह से मॉडल करना है कि हमने देखना है कि कितना M1 यूज हो रहा है इन दोनों में, और उसकी अवेलेबिलिटी के अंदर अंदर ही यूज होना चाहिए। आई थिंक समझ रहे होंगे बात जी। ओके, अब इसको बता दें, ये क्या मतलब होगा 1 M2 के 1 टन में 1 टन एक्सटीरियर पेंट यूज हो रहा है। उल्टा कहेंगे आप, रॉ मटेरियल यूज हो रहा है सर M2। एक्सटीरियर पेंट यूज हो रहा है, एक्सटीरियर पेंट में M2 यूज हो रहा है, आप उल्टा ना कहें, दोबारा से बताएं। एक्सटीरियर पेंट में रॉ मटेरियल M2 1 टन यूज हो रहा है। कितने एक्सटीरियर पेंट के लिए? 1 टन, 1 टन, उसकी 1 टन यूनिट, के अंदर। 1 टन में उसकी यूनिट है। अच्छा, ये इसको क्या कहेंगे? इंटीरियर पेंट के 1 टन में 2 टन M2 यूज हो रहा है। बिल्कुल, इन्होंने तो बिल्कुल ही बात ही खत्म कर दी, इतना प्लेन और सिंपल सेंटेंस यूज किया कि हर चीज क्लियर हो गई। अच्छा, ये क्या है? ये M2 की मैक्सिमम टोटल अवेलेबिलिटी उसकी। मैक्सिमम अवेलेबिलिटी। अच्छा, ये तो हो गई यूजेज। अब प्रॉफिट, ये $1000 में, लेकिन इधर पिक्चर 5 दी हुई है, मीन $5000 प्रॉफिट फिक्स किया है पर टन। किसके पर टन? ये 5000 किस पे प्रॉफिट लेनी है? कौन से पेंट पे? एक्सटीरियर एक्सटीरियर पेंट। सर एक्सटीरियर पेंट का है ये। यस, तो एक्सटीरियर, ये जो लिखा हुआ है ना 5, तो ये ऑर्गेनाइजेशन ने खुद ये स्टैंडर्ड मेंटेन किया। उन्होंने कहा कि हमें जो एक्सटीरियर पेंट है, जाहिर है थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट चाहिए उसके ऊपर, तो उन्होंने उसका 1 टन के ऊपर प्रॉफिट रख लिया $5000, और इंटीरियर के ऊपर कितना पेंट प्रॉफिट रखा? 4000। 4000। हम 1000 की पिक्चर नहीं लेंगे ताकि प्रॉब्लम हमारा सिंपल हो जाए। ये 4 और ये 5, ये प्रॉफिट सेट कर दिया जी। नेक्स्ट, अभी आप ये चीज स्टडी कर चुके हैं, इसको देखते हैं। ए मार्केट सर्वे इंडिकेट्स दैट, अब देखिए आपने पेंट बनाना है, ये तो नहीं कि अपनी मर्जी से धड़ाधड़ बना देना है, मार्केट में कंजम्पशन भी देखनी है कि उसकी डिमांड कितनी है, और डेली रिक्वायरमेंट है। ये ना आज आपने ज्यादा पेंट बना लिया, मार्केट में भेजा, आधा सेल हो गया, आधा बच गया, और अगले दिन फिर आ गया, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको देखना है डिमांड को भी। इसका मतलब है मार्केट डिमांड सर्वे जरूर किया जाएगा कि एवरेज निकाली जाएगी कि डेली कितनी रिक्वायरमेंट है आपकी उस पेंट की मार्केट। ए मार्केट सर्वे इंडिकेट्स दैट डेली डिमांड फॉर द इंटीरियर पेंट कैन नॉट एक्सीड दैट ऑफ एक्सटीरियर पेंट बाय मोर देन 1 टन। तो अभी जरा इसको चलो बाद में देख लेंगे। अभी सिर्फ ये कहा जा रहा है, जो देखें इंटीरियर पेंट है, इस स्टेटमेंट से क्या लगता है, इंटीरियर पेंट ज्यादा प्रोड्यूस करना है या एक्सटीरियर पेंट ज्यादा प्रोड्यूस करना है? क्या कहा जा रहा है मार्केट में? एक्सटीरियर पेंट। एक्सटीरियर पेंट सर। इंटीरियर पेंट कैन नॉट एक्सीड, या इक्वल, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कौन सा ज्यादा होगा? स्टेटमेंट क्या कहती है? सर वो कह रही है एक्सटीरियर पेंट ज्यादा होगा। इंटीरियर पेंट कैन नॉट एक्सीड दैट ऑफ, मतलब 1 टन से ज्यादा ना हो, तो ज्यादा कौन सा होगा? ज्यादा हो सकता है 1 टन? एक्सटीरियर। एक्सटीरियर ज्यादा होगा। नहीं भाई, इंटीरियर पेंट कैन नॉट एक्सीड, कितने से? 1 टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। खुद स्टेटमेंट कह रही है इंटीरियर पेंट 1 टन से ज्यादा नहीं चाहिए, यानी 1 टन ज्यादा हो सकता है, 1 टन से थोड़ा सा कम। जी बताइए अब क्या इंटीरियर ज्यादा होगा। पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। यानी हम दोनों का डिफरेंस ले लेंगे ना,
हम दोनों का डिफरेंस लेके देख लेंगे, ये 1 टन से ज्यादा नोट। चलिए खैर आगे जाके फिर डिस्कशन में आता है। ये मार्केट सर्वे का हमें पता चल गया। आखिरी स्टेटमेंट, मैक्सिमम डेली डिमांड ऑफ इंटीरियर पेंट इज 2 टन। तो सिर्फ एक तो डिफरेंस उधर पता चल गया और दूसरा ये पता चला कि जो इंटीरियर पेंट की मैक्सिमम जो डेली डिमांड है वो 2 टन है, मैक्सिमम बता दी गई है। सारा पॉइंट क्लियर हो गया, सारी स्टडी हो चुकी है। बताइएगा कोई चीज ऐसी तो नहीं जो समझ ना आई? No sir, all clear. ये स्टडी बहुत जरूरी है। आगे हम आते हैं कि रेडी मिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। रेडी मिक्स वांट्स टू डिटरमिन द ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पेंट्स दैट मैक्सिमाइजेस द टोटल प्रॉफिट। उनका ऑब्जेक्टिव यही है कि उन्होंने ये इंटीरियर और एक्सटीरियर पेंट बनाने हैं, किस तरह से, किस रेशो से बनाने हैं ताकि उनका डेली प्रॉफिट मैक्सिमम हो। अब इस सारे प्रॉब्लम में स्टडी करने के बाद, मुझे सब स्टडी तो हो गया, स्टडी के बाद और क्या स्टेप था हमारा? जब हम प्रॉब्लम को स्टडी कर लेंगे फिर क्या करेंगे? Sir, decision variables and objective function guess करेंगे. गेस करेंगे डिसीजन वेरिएबल्स। तो बताएं इसमें डिसीजन वेरिएबल्स कौन से ऐसे? टू प्रोडक्ट्स हैं हमारे, Sir, एक्सटीरियर exterior पॉइंट है और इंटीरियर पेंट है। Yes sir. और ये x1 और x2 की तरह ले लेंगे। और सर जो मैक्सिमम डेली अवेलेबिलिटी है ये आपका वो जो कि सॉल्यूशन होता है लेस देन और ग्रेटर देन 1। मुझे सिर्फ ये बताएं कि डिसीजन वेरिएबल्स कौन से हैं? M1 M2 सर एक्सटीरियर पेंट एंड इंटीरियर पेंट। एक्सटीरियर पेंट एंड इंटीरियर पेंट। ये आंसर है, वेरिएबल्स नहीं बताना। एक्सटीरियर जो चीज प्रोडक्ट बनाई जा रही है जो मार्केट में सेल करती है, देखिए यहां से भी आपको पता चल गया ये $5,000 किस प्रोडक्ट पे था? एक्सटीरियर पेंट पे, 1 यूनिट पे। ये प्रॉफिट किस पे था? इंटीरियर पेंट। तो मार्केट में यही दोनों चीजें जानी है और उन्हीं से प्रॉफिट बनना है। तो दो चीजें जाके उस पर प्रॉफिट बनेगा तो डिसीजन वेरिएबल्स तो वही होंगे ना। एक कॉमन सेंस ये कह रही है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या होता है? डिसीजन वेरिएबल z इक्वल टू x1 प्लस x2, जो भी फॉर्म बनेगी इधर देखेंगे इधर क्या फॉर्म बन रही है। जी पॉइंट क्लियर हो गया? डिसीजन वेरिएबल। तो इट मींस इस सारे प्रॉब्लम को स्टडी करने के बाद आपने वो चीज एक्सट्रैक्ट करनी है जिस चीज पे कोई प्रॉफिट भी मिल रहा हो, इसको ये भी कह सकते हैं। जो चीज मैन्युफैक्चर की जा रही हो उसको भी कह सकते हैं, वो भी है। प्रॉफिट जाहिर है उसी के ऊपर मिलेगा। अगर मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो फिर देखने के कॉस्ट का प्रॉब्लम होगा, फिर देखने के ये किस चीज की कॉस्ट है, वो जिसके ऊपर कॉस्ट आ रही है वो डिसीजन वेरिएबल होगा। तो मैक्सिमाइजेशन में हमें पता चल सकता है कि प्रॉफिट किसके ऊपर मिल रही है। जिसके ऊपर प्रॉफिट मिल रही है वो कितनी चीजें हैं उतनी ही आपका डिसीजन वेरिएबल्स। अगर कॉस्ट है तो कितनी चीजों को खरीदा जा रहा है, जिनकी ये कॉस्ट है उतने ही वेरिएबल्स होंगे। आई थिंक डिसीजन वेरिएबल्स डिसाइड होंगे। सर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, बिल्कुल ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे। तो ये डिसीजन वेरिएबल्स इस प्रॉब्लम में तो बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई हो गए, लेकिन हर प्रॉब्लम में पता नहीं चलता, मिक्सअप हो जाती है चीजें। तो यानी स्टडी अगर वीक होगी तो आप डिसीजन वेरिएबल्स तक आसानी से नहीं पहुंच सकेंगे। यही एक पॉइंट है डिसीजन वेरिएबल्स का। जब मैं डिफरेंट वेरिएशंस लेके आऊंगा प्रॉब्लम तो आप फील करोगे कि डिसीजन वेरिएबल्स ही डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल काम। जी डिसाइड हो गए x1 और x2। आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, x1 आप क्या लिख दोगे? इंटीरियर पेंट। डिसीजन वेरिएबल्स को मेंशन करना है। x1 ले लें आप एक्सटीरियर के लिए क्योंकि पहला कॉलम है उसके लिए, इसलिए मैं ले लेता हूं। x1 इक्वल टू क्या लिखूंगा? सिर्फ x1 आप वेरिएबल ले लिए एक्सटीरियर पेंट के लिए, जरूरी नहीं है। साथ क्लैरिटी होनी चाहिए किसकी यूनिट क्या। वेरिएबल में कोई ना कुछ स्टोर तो होनी है ना। मसलन वेरिएबल x1 में 2 है, x1 इक्वल टू 2, ये 2 क्या है कोई बताएगा? आपको याद होगा हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर चुके हुए हैं रेडी मिक्स को। कोई बताएगा? अगर कोई बताएगा तो मुझे और ज्यादा खुशी होगी। सर वो मटेरियल है, रॉ मटेरियल M1 या मुझे M2। कोई आंसर बताएगा इस प्रॉब्लम को? जब हमने सॉल्व किया था x1 इक्वल टू क्या निकला था? सर सोल्यूशन है ये? नहीं, अब मैं वैसे ही पूछ रहा हूं। हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हुए ग्राफिकल मेथड से भी और अलजेब्राइक मेथड से भी। मैं पूछ रहा हूं
ऑप्टिमल लेवल पे आंसर क्या आया था? x1 इक्वल टू 3 आया था सर, x2 1.5 आया था और z 21 आया था। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने, मैं यही कहा था कि इसमें आपने हर चीज याद रखनी है। आपका गुड नेम जिन्होंने बताया? रियाज सर, रियाज है। प्याज। अब लारेब कहेंगे ये तो आम सी बात थी सर, क्यों खुश हो रहे हैं? भाई खुश होने वाली बात है कि स्टूडेंट इंटरेस्ट लेते हैं। अच्छा चलें, x1 इक्वल टू 3, ये ऑप्टिमल लेवल पे आना है आंसर। ही तो वैसे में आपको मैं डिसीजन वेरिएबल्स को कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, लिखूंगा कैसे? x1 आगे क्या लिखूं? x2 ये 3 क्या है? 3 की यूनिट क्या है? 3 की यूनिट क्या है? 3 kg है, 3 आउंसेस है, टन्स। टन्स। आपको यूनिट जरूर पता होनी चाहिए। आपने जब वेरिएबल को डिफाइन करना है, यूनिट के बगैर नहीं करना। पता चले ये पेंट है, किसी को क्या पता, किसी मतलब 100 बॉक्सेस है, अगर मैं लिख दूं 100, किसी को क्या पता ये बॉक्सेस की बात हो रही है या मैंगोज की बात हो रही है? तो वो कोई उसकी यूनिट बता रही होती है क्या चीज। तो आप साथ आपने अभी सिर्फ आइडेंटिफाई ये किया कि एक्सटीरियर पेंट के लिए कौन सा वेरिएबल यूज करेंगे? x1, और x1 के अंदर क्या स्टोर करेंगे? अमाउंट, क्वांटिटी ऑफ एक्सटीरियर पेंट। यानी अगर 3 है तो हम कहेंगे x1 इक्वल टू 3 मींस 3 टन्स ऑफ एक्सटीरियर पेंट। समझ आ रही है चीज? यस सर। तो आपने वेरिएबल को डिफाइन करते हुए ना सिर्फ ये बताना है कि ये वेरिएबल किसके लिए यूज हो रहा है, बल्कि उसकी यूनिट भी बतानी है। तो ये देखिए हम स्टार्ट करने लगे। ये पहला, आइडेंटिफाई द डिसीजन वेरिएबल्स। x1 देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, x1 टन्स प्रोड्यूस डेली ऑफ द एक्सटीरियर पेंट। बिल्कुल ये डिफाइन जो किया हुआ है, हर चीज क्लियर है। एक तो ये वेरिएबल किसके लिए यूज हो रहा है? एक्सटीरियर पेंट। और दूसरा, इस वेरिएबल के अंदर क्या होगा? नंबर ऑफ टन्स। किसके? एक्सटीरियर पेंट के। ये बहुत जरूरी है। सिर्फ ये कह देना एक्सटीरियर पेंट x1 है और इंटीरियर पेंट x2, भी x1 के अंदर जो चीज है उसको, उसमें क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना। तो x1 एक्सटीरियर पेंट नहीं है, एक्सटीरियर पेंट की यानी हम अमाउंट कहेंगे कि ये इतनी अमाउंट है। इसी तरह x2 किसके लिए यूज हो रहा है? इंटीरियर पेंट के लिए। आई थिंक जिसमें मैं जोर दे रहा हूं वो आपको चीज समझ आ गई होगी। आपने वेरिएबल को डिफाइन करते हुए उसकी यूनिट भी साथ मेंशन करनी है। क्लियर है पॉइंट? यस सर। यस सर। जी नेक्स्ट आते हैं। टाइम कितना रहता है? अभी तो हमने प्रॉब्लम स्टार्ट की है। सर 30 मिनट। अभी सर बहुत टाइम पड़ा है। इसका मतलब है आज तो बरकत ही बहुत है। अभी मैं इतनी कुछ एक्सप्लेन करने के बाद भी टाइम हमें, तो इंशाल्लाह ये आज ही कंप्लीट हो जाएगा। ये अच्छी सर इंशाल्लाह बरकतें ही बरकतें होंगी हमारी क्लास में। सर रमजान आने वाला। रमजान आने वाला, वेरी गुड। तो पहले से रमजान की ना वो रोशनी फैलनी शुरू है। यस। अच्छा, ये मैंने आपके सामने डेटा इसलिए लिख दिया ताकि आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगला था ना कि आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है। ये मैंने साथ लिख दिया x1 क्वांटिटी ऑफ एक्सटीरियर पेंट, x2 क्वांटिटी ऑफ, सॉरी ये गलत लिखा गया है, इसको अभी चेंज कर लेते हैं। ये एक्सटीरियर पेंट है और ये क्या है? इंटीरियर पेंट। हर जगह चेंज करना पड़ेगा क्या? चले देख लेते हैं। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने लेना है, तो मुझे ये बताएं हमें ये 5 कितने टन पे मिल रहा था? यूनिट पे। 1 टन एक्सटीरियर पेंट पे कितना प्रॉफिट है? $5,000। 5000। ये लीनियर प्रोग्रामिंग है और लीनियर में बहुत सिंपल है। देखिएगा, प्रॉफिट ऑन 1 टन ऑफ एक्सटीरियर पेंट इक्वल टू 5। कोई मुश्किल तो नहीं है, वही चीज मैंने बताई वो लिख दी है। तो मुश्किल तो नहीं? नो सर। नो सर। नो सर। हमें कितने टन पे आगे इसको लिखना है? 1 टन तो पता चल गया, कितने टन निकलेंगे? सर 24। नहीं, हमें तो भी पता ही नहीं है। हमने इसलिए वेरिएबल का नाम दे दिया हुआ इसको x1 टन। 1 टन की प्रॉफिट हमें दी हुई है, बनना कितना है वो तो जब कुछ सॉल्व करेगा तभी पता चलेगा ना।
तो अभी तो हमने उसको वेरिएबल की फॉर्म में लेना है कि 1 टन पे प्रॉफिट 5 है, x टन पे कितना प्रॉफिट होगा। इस पॉइंट को सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, लीनियर प्रोग्रामिंग। फॉलो किया पॉइंट या नहीं? सर एक दफा रिपीट कर दीजिए। देखिए मुझे ये पता है कि 1 टन पे ऊपर, वो तो कंपोजिशन दे दी है, सॉरी कंपोजिशन कह रहा हूँ, प्रॉब्लम में ये दिया हुआ है कि 1 टन एक्सटीरियर पेंट पे प्रॉफिट उन्होंने ये फिक्स किया। कितना बनेगा वो तो नहीं अभी पता, अभी तो मॉडलिंग कर रहे हैं, वो तो नहीं पता कितना बनना है। वो तो जब सॉल्व करेंगे सिंप्लेक्स मेथड लगा के फिर जाके पता चलेगा 3 टन निकला है, और 3 टन भी इस तरह से निकलेगा वो सारी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करते हुए, अदरवाइज और टर्म्स भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ अभी हमें नहीं पता एक्सटीरियर पेंट कितना बनना है, अभी तो मॉडल किया जा रहा है, वो उसका सॉल्यूशन मेथड सिंप्लेक्स मेथड पे छोड़ देते हैं, वो बताएगा कितने टन्स बनने। 1 टन पे प्रॉफिट मिल रहा है 5 और हमें नहीं पता कितने टन्स प्रोड्यूस करनी है, क्यों? वो सिंप्लेक्स मेथड सॉल्व करके एंड पे बताएगा कि ये आपके लिए सूटेबल आंसर है। तो वो 3 निकला था, 3 टन, लेकिन अभी तो नहीं पता मुझे, अभी तो मैं मॉडल कर रहा हूँ। अभी मैं ये करूंगा 1 टन पे प्रॉफिट है 5, x टन पे कितना प्रॉफिट होगा, मैं उसको वेरिएबल ले लेता हूँ ना। सर इनपुट मिली एक किस्म की है हमारे पास। आप ये कह सकते हो कि 1 टन पे आपको पता चल गया। देखिए एक और एग्जांपल, चलिए मुझे ये बताएं, अभी मैं कह रहा हूँ 1 टन पे है और वेरिएबल की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ मैं। एक चीज है, एक 1 ऑरेंज है, एक ऑरेंज 5 रुपीज का है। मैं आपसे कहूं 100 ऑरेंजेस कितने के हैं, आप क्या कहोगे? बताएं ना। 5 से मल्टीप्लाई 100 को कर देंगे। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंगो ले ले, एक मैंगो 5 का है, 100 मैंगोस कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं अगर आपको कहूं कि 100 वाली जो फिगर है ये डेली डिसाइड करनी है, हमें बाद में डिसाइड करनी है, तो कोई एक ऐसा फॉर्मूला दे दो, जैसे कोई एक का पता है कि एक मैंगो 5 रुपीज का है, ऐसा फॉर्मूला दे दो जिसने जितने लेने हो हम उसके ऊपर लगाएं और कैलकुलेट करके आंसर दे दें। तो बताएं एक्स वेरिएबल लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा सर। अगर मैं इसको ये कह दूं एक मैंगो 5 का है, एक्स मैंगोस कितने के होंगे, कितने के होंगे बताएं? सर वो एक्स डिसाइड करेगा ना, जितना एक्स है उस हिसाब से आउटपुट आएगी। फॉर्मूला तो आप बता सकते हो ना। अभी आपने क्या कहा था, एक मैंगो 5 का है, 100 मैंगोस कितने के हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 100। सर x को मल्टीप्लाई बाय 5 से करेंगे। यस, यूनिट मेथड है, सिंपल, कि एक चीज 5 रुपए की है, 100 चीजें कितनी की होंगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो मैंने कहा एक मैंगो 5 का है, एक्स मैंगोस कितने के होंगे, 5x। 5 मल्टीप्लाई। अब 5x एक फॉर्मूला आपके पास आ गया। अब जितने मैंगोस कोई लेने आएगा आप 5x में x की जगह उसकी वैल्यू पुट करोगे और कैलकुलेट कर। बताइए इसकी समझ आई? यस सर। अब सिंपली आप कह दें जी एक x1 टन्स ऑफ इंटीरियर पेंट कितना होगा, 5x1। जी सर। यस सर। ये जो मैंगोस की सूरत में हमने 5x लिया, किसी को 20 मैंगो चाहिए, आप x की जगह 20 लिख के 5 मल्टीप्लाई बाय 20, 100 रुपीज। किसी को 35 चाहिए तो 2x आपके पास फार्मूला, 2 मल्टीप्लाई बाय 35, सेंस बनती है ना। तो ये लीनियर फॉर्म है। अभी आप देखें 1 टन पे प्रॉफिट है 5, x1 टन पे कितना होगा, 5x1। ये तो हो गया, हमें निकल आया एक्सटीरियर पेंट के ऊपर प्रॉफिट। देखें प्रॉफिट जनरल फॉर्म में आ गया 5x1। इंटीरियर पेंट के ऊपर क्या करेंगे, उसके 1 टन पे क्या प्रॉफिट है, ये नजर आ रहा है? 4x2 आ जाएगा। 4x। और उसके लिए वेरिएबल हमने x2 लिया है, तो x2 टन्स पे कितना होगा, 4x2। सर 4x2। 4x2। कितना सिंपल मेथड है। हमें 5x1 प्रॉफिट एक्सटीरियर पेंट पे, 4x1 प्रॉफिट इंटीरियर पेंट पे, और अभी नहीं हमें पता, इसलिए हमने वेरिएबल्स दे दिए। वो सिंप्लेक्स मेथड डिसाइड करेगा कि कितना प्रोड्यूस होना चाहिए एक्सटीरियर और कितना इंटीरियर। अब मुझे बताएं
इंटीरियर पेंट एक्सटीरियर पे 5x1, इंटीरियर पे 4x2, टोटल प्रॉफिट कितना होगा? सर 9000 होगा। Nine. पर इनको सर plus आपने कर देंगे। 4x1 लिखा हुआ है, वो x2 आएगा सर। 4x2 आपने x1 लिखा हुआ है। सॉरी, ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इधर आ जाएगा 2 ठहरे, उसी तरह इस जगह 2 लिखते हैं। थैंक यू। अच्छा बताएं, ये आ गया प्रॉफिट एक्सटीरियर पे, ये आ गया प्रॉफिट इंटीरियर पे, टोटल प्रॉफिट कितना होगा? सर सर 5 इनको plus ऐड कर 4 देंगे। 9. देखें, आपको एक्सटीरियर पे जो टोटल प्रॉफिट है, एक्सटीरियर पे जो टोटल प्रॉफिट है वो 5x1 था, एक यूनिट पे 5x1 plus 4x2। 5x1 और 4x2 को ऐड कर दें। क्यों? एक्सटीरियर पेंट पे जो 5x1 था वो टोटल प्रॉफिट था एक्सटीरियर पेंट का, और टोटल प्रॉफिट इंटीरियर का 4x2, और दोनों प्रोडक्ट्स का टोटल प्रॉफिट क्या होगा? दोनों को ऐड कर देंगे। कोई मुश्किल रॉकेट साइंस तो नहीं है नहीं सर। नो No, सर। sir. जी। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ये इसको मैंने जी कह दिया। कंपनी क्या चाह रही है? wants to increase its profit as much as possible। उसकी तो कोशिश है जितनी ज्यादा प्रॉफिट आ सके। तो Z को टोटल डेली प्रॉफिट हमने कह दिया, मैक्स का वर्ड साथ लगा दिया, बन गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। बताइए। यस सर। अब मैक्स का वर्ड बता, देखें इस Z और इस मैक्स के साथ Z दोनों में क्या फर्क है? ये टोटल प्रॉफिट है, ये भी टोटल प्रॉफिट है, इसके साथ मैक्स का वर्ड लगा है, इसके साथ नहीं लगा। इसके कितने पॉसिबल आंसर्स हैं और इसके कितने पॉसिबल आंसर्स हैं? सर नीचे वाले का 1 पॉसिबल आंसर है, क्योंकि हमें मैक्सिमम ही देना है, और उसके ऊपर अभी हमने डिसाइड ही नहीं है कि उसके कितने हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे 2 हैं। उसमें इनफाइनाइट पॉसिबल Solutions आंसर, हैं। x1 x2 के पेयर्स इनफाइनाइट हो सकते हैं, वो हम देखेंगे आगे, कंस्ट्रेंट्स ने अभी आना है। तो इनफाइनाइट आंसर मैक्स, हमें उनमें से वो चाहिए जो सबसे बेस्ट है। यही वो बात है लीनियर प्रोग्रामिंग की ब्यूटी की, कि ये आपको मैक्सिमम आंसर देता है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि लोग अगर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और लीनियर प्रोग्रामिंग को नहीं यूज करते तो वो कितना कंप्रोमाइज करे। एक चाइनीज कंपनी है, वो अगर बल्क में कोई चीज बना रही है तो उसने उसको लीनियर प्रोग्रामिंग से सॉल्व किया हुआ है और उसका मैक्सिमम ऑफ प्रॉफिट उसने लिया हुआ है, और इसीलिए वो उसकी प्राइस इतनी कम रख देती हैं, तो उनको बल्क में जब वो प्रॉफिट मैक्सिमम मिलता है तो वो कहां से कहां पहुंच जाता है। तो आपको सर जी सर मेरा ये सवाल था कि ये जो हमने यहाँ पर मैक्स का लफ्ज इस्तेमाल किया है, मैक्सिमम का, ये हमने उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की स्टेटमेंट को देखा है कि द कंपनी वांट्स टू इंक्रीज इट्स प्रॉफिट, इसकी बेस पे हमने ये मैक्स लगाया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। देखिए ओके सर। आपका ऑब्जेक्टिव 2 ही हो सकते हैं, मैक्स और मिन। अभी देखिए ये पूरा प्रॉब्लम एक्सटीरियर इंटीरियर पेंट बनाने का है, और आपने स्टेटमेंट में देखा होगा कंपनी क्या कर रही है, इसको सेल करना चाह रही है मार्केट, सारी स्पेसिफिकेशन यही बना रही है, और स्पेसिफिकेशन में ही नजर आ रहा है कि कुछ प्रॉफिट का वर्ड भी यूज हो रहा है। तो इसका मतलब है कंपनी कुछ चीज बेच रही है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मैक्स प्रॉफिट मैक्सिमम लेना। क्लियर हो गया पॉइंट? ओके सर, जी लॉस सर को हो गया। अगर हम लॉस को कैलकुलेट करेंगे तो वो मिनिमाइजेशन वाला यूज कर सकते हैं। हाँ, लॉस है तो मिनिमाइजेशन। Yes, sir. अगर कोई चीज परचेज कर रहे हैं तो मिनिमम कॉस्ट। यस सर, एग्जैक्टली, ठीक है। और अगर आप कोई डाइट बनाना चाह रहे हैं और मिनिमम कैलोरीज के साथ, तो मिनिमम उसका बनेगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन Yes, sir. ऑब्जेक्टिव 2 ही होंगे, मैक्सिमम और मिनिमम, वो डिपेंड करते हैं प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। ओके, यस सर, गॉट इट, थैंक यू। तो ये देख लें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दीवार पे फेंकने वाला नहीं है, बल्कि डेली लाइफ में इसका यूज होना चाहिए। क्यों? ह्यूमन माइंड किसी भी तरह से वो मैक्सिमम प्रॉफिट तक नहीं पहुंचता जब तक मैथमेटिक्स को यूज न किया जाए, और प्रोग्रामिंग विदाउट मैथमेटिक्स जीरो है। और ऐसा प्रॉब्लम जो लीनियर प्रोग्रामिंग कैंडिडेट हो, उसको लीनियर प्रोग्रामिंग से सॉल्व ना करना, उस प्रॉब्लम के साथ नहीं अपने साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। कि आप अगर एक कंपनी चला रहे हैं, आप वो मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते थे सिर्फ
नॉन टेक्निकल स्टाफ की वजह से आप ये नहीं ले पा रहे, आपकी रिसोर्सेज सही तरह से यूटिलाइज नहीं हो रही होंगी। जी नेक्स्ट चलते हैं। अगला स्टेप था कंस्ट्रेंट्स। तो आप जरा गौर करें इसमें कितनी कंस्ट्रेंट्स नजर आ रही है। मैं वापस चलूंगा अपने स्पेसिफिकेशन की तरफ। कंस्ट्रेंट्स होती है कंडीशंस। एक कंस्ट्रेंट ये बन रही है कि अवेलेबिलिटी कितनी है 24 M1 की, और ये M1 इतना इसमें यूज हो रहा है, इतना इसमें यूज हो रहा है। ये M1 की यूसेज है, ये अवेलेबिलिटी है। एक तो कंस्ट्रेंट रॉ मटेरियल की बन गई। रॉ मटेरियल दो हैं, तो एक तो कंस्ट्रेंट का सेक्शन होगा रॉ मटेरियल से रिलेटेड, ये तो ऑब्जेक्टिव में आ गया, इसका तो कोई रोल नहीं है। तो हमें रॉ मटेरियल की कंस्ट्रेंट्स नजर आ रही। ये मार्केट डिमांड से रिलेटेड कोई कंडीशन है। कंस्ट्रेंट्स होती क्या है बताएगा कोई? कंस्ट्रेंट्स किस चीज को कहते हैं? कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस, रेस्ट्रिक्शंस, ये आपकी कंस्ट्रेंट्स होती हैं। तो ये कंडीशन लगी हुई है कि अवेलेबल इतना है मटेरियल और ये उसकी यूसेज है, ये इतना अवेलेबल है, ये इसकी यूसेज है। एक तो कंडीशंस दो है। M1 खुला आपके पास नहीं पड़ा हुआ, बल्कि 24 टन्स अवेलेबल है डेली। M2 भी आपके पास ऐसे नहीं कि ड्रम के ड्रम पड़े हैं, उसका 6 टन्स अवेलेबिलिटी है। तो आपके पास कंडीशनल डेटा है, मटेरियल इतना है, उसी के अंदर अंदर आपने यूज करना है। तो जाहिर है कंडीशन होगी, कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो एक तो कंडीशन सेक्शन ये बन रहा है रॉ मटेरियल से रिलेटेड। दूसरा ये मार्केट डिमांड है, ये भी मार्केट डिमांड है। और ये कौन सी है? ये भी तो मार्केट डिमांड हुई ना। एक दो मार्केट डिमांड्स हुई, एक रॉ मटेरियल से रिलेटेड, एक मार्केट डिमांड। तो रॉ मटेरियल, मार्केट डिमांड, और तीसरी वो जो थी इम्प्लिसिट वाली कंडीशन, वो सबके लिए। तो जरा देखिए, मैं इसी की, जब आपने पूरा स्टडी कर लिया तो आप पहले अपनी कंस्ट्रेंट्स को अलग अलग क्लासिफाई कर लें कि आपकी कंस्ट्रेंट किस किस टाइप की है। तो मैंने क्लासिफिकेशन क्या की? रॉ मटेरियल से रिलेटेड कंडीशंस हैं, मार्केट डिमांड से रिलेटेड कंडीशंस हैं, और इम्प्लिसिट कंडीशन है। तो मैंने इस तरह से 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया। ये देखिए, ये तीनों पार्ट्स मैंने इधर लिख दिए। रॉ मटेरियल यूसेज, मार्केट डिमांड और इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट वही है कि वो वेरिएबल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। इट मींस ये आपने दो करनी। इससे रॉ मटेरियल यूसेज से रिलेटेड कितनी कंस्ट्रेंट्स बनती हैं? अभी आप टू। एक M1 और एक M2 से रिलेटेड। मार्केट डिमांड कितनी है? सर 2। वो भी 2 है। तो इस मींस 2 कंडीशंस इसकी होंगी, 2 कंडीशंस इसकी होंगी, टोटल 4, और ये इम्प्लिसिट 5th। और आपने देखा होगा रेडीमिक्स, मैंने कहा था याद रखिएगा 4 कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम। चलें स्टार्ट लेते हैं। रॉ मटेरियल की कंस्ट्रेंट 1, यूसेज ऑफ रॉ मटेरियल M1। अच्छा, एक और चीज, ये जो यूसेज ऑफ रॉ मटेरियल है, मटेरियल M1 दोनों में यूज हो रहा है। तो यूसेज ऑफ रॉ मटेरियल M1 बाय बोथ पेंट्स, और राइट साइड पे क्या होगा? मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। इसके दरमियान कौन सा साइन आना चाहिए? इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन? लेस देन इक्वल। क्यों? कि आपकी जो यूसेज है वो मैक्सिमम अवेलेबिलिटी से ऊपर ना जाए, उसी के अंदर अंदर रहे। राइट? समझ आ गई पॉइंट को? यस सर। जी, अब हम देखते हैं यूसेज को। अब जरा गौर से देखिएगा, ये यूसेज के लिए डेटा है। 1 टन में M1 के, सिर्फ ये M1 से रिलेटेड है, तो सिर्फ इस रो को आपने कंस्ट्रेंट की शेप देनी है। इस रो को यूसेज ऑफ रॉ मटेरियल M1, सिर्फ कंस्ट्रेंट M1। 1 टन एक्सटीरियर में कितना M1 यूज हो रहा है? 6। रॉ मटेरियल M1 used in 1 ton of exterior paint equal to 6। अब सेकंड क्या लाइन आनी है? रॉ मटेरियल M1 used in 1 ton of interior paint। कितना? इधर क्या आएगा 1 की जगह पे? 1 ton of interior paint is equal to 4। नहीं, मुझे सिर्फ ये बताएं
मैं अभी यही अभी कंप्लीट नहीं हुआ। सर x1 x1 क्योंकि ये यूनिट स्पेसिफिकेशन है कि 1 टन में 6 है। हमें तो नहीं पता एक्सटीरियर पेंट कितने टन X- होना है, उसके लिए हम डिसीजन वेरिएबल x1 ले चुके हैं। तो ये हमें Yes, yes, sir. स्पेसिफिकेशन है 1 टन एक्सटीरियर पेंट में X1 ton. 6 टन। और वो जो x1 टन वही मैंगो वाला फॉर्मूला कि एक मैंगो 5 का है, 100 मैंगोस कितने के होंगे। तो यहाँ 1 टन 6 का है, x टन कितने के होंगे? 6x. x टन। देखिए ये 1 टन में 6 यूज हो रहे हैं, 2 टन में कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 6। और x1 टन कितना होगा? x1 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6x1। सेम वही मेथड, कोई इशू तो नहीं। तो आप देखिए बड़ा सिंपल है, आपने वेरिएबल की फॉर्म में इसको लेके आना है। आपको स्पेसिफिकेशन दी होगी यूनिट स्पेसिफिकेशन, आपने उसको x1, क्योंकि एक्सटीरियर पेंट का वेरिएबल था x1। 1 टन एक्सटीरियर पेंट में कितना m1 यूज हो रहा है? 6 टन। x1 एक्सटीरियर पेंट में कितना यूज होगा? 6x1। ये 6x1 क्या चीज है? टोटल m1 रॉ मटेरियल की अमाउंट है। टोटल रॉ मटेरियल जो सॉरी टोटल नहीं कहना चाहिए, यानी एक्सटीरियर पेंट में टोटल m1 कितना यूज हो रहा है? 6x1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? बताइए। तो सर इसी तरह आपने क्योंकि m1 से रिलेटेड है, अब इंटीरियर पेंट रॉ मटेरियल ऑफ m1 used in 1 ton of interior paint equal to 4। ये देखिए, ये दूसरी ये इसको 6 को किया अभी, ये है m1 1 टन इंटीरियर पेंट में कितना यूज हो रहा है? 4। और इधर कितने टन्स में देखना है हमने? x2। गुड, x2 टन्स में 4x2। अब मैं कह सकता हूं m1 इतना m1 यूज हो रहा है एक्सटीरियर में और इतना m1 यूज हो रहा है इंटीरियर में, तो दोनों में m1 कितना यूज हो रहा है? टोटल है 6x1 प्लस 4x2। 4x2। तो पहले आपने इसमें देखिए यूनिट गिवन था कि 1 टन एक्सटीरियर पेंट में 6 था, आपने x1 टन में निकाल लिया, तो आपने देख लिया 6x1 आपके पास m1 जो यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है एक्सटीरियर पेंट के अंदर। 4x2 यूज हो रहा है आपका इंटीरियर पेंट के अंदर। तो m दोनों को टोटल कर दें तो ये टोटल m1 की यूजेज होगी जो दोनों पेंट्स के अंदर है। टोटल अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल m1 यूज्ड बाय बोथ पेंट्स, दिस वन। तो डेली कितनी अवेलेबल है? 24। देखिए m1 इतना अवेलेबल है और यूजेज कितनी है? ये दोनों पेंट्स में m1 की अवेलेबिलिटी 24, m1 की यूजेज ये है, और यूजेज अभी देखा था यूजेज लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए मैक्सिमम डेली अवेलेबिलिटी। तो क्या आएगा? 4x2 is less than equal to। ये देखें फर्स्ट कंस्ट्रेंट जो आप देख चुके हैं, जो रेडी मिक्स में आपने सॉल्व की, यही कंस्ट्रेंट थी ना? जी बताइए। जी सर। अभी दूसरी कंस्ट्रेंट आसानी से मैं गो थ्रू कर देता हूं। यूजेज ऑफ रॉ मटेरियल m2, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी लेस देन होनी चाहिए, ये डेटा है। अब m2 को देखते हैं। 1 टन में 1 टन एक्सटीरियर पेंट में कितने टन यूज हो रहे हैं? 1 टन इंटीरियर पेंट में 1। ये रॉ मटेरियल m2 की बात हो रही है। x1 सॉरी इसका नाम क्या था? हाँ एक्सटीरियर पेंट x1 x2 नहीं X1. जी जी सर x1 आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय x1 सर। 1 टन इंटीरियर पेंट में कितना यूज हो रहा है m2? 2 और x2 2x2। तो ज़हन में रखिएगा ये एक्सटीरियर पेंट है, x1 से रिलेटेड, ये इंटीरियर पेंट है, तो दोनों का टोटल कितना होगा? ये x जी सर x1 plus 2x2 is equal to 6। इक्वल टू ये 6 होगा,
लेकिन आपने इधर लेस देन जो लेस देन 6 करेंगे सर। वो अवेलेबिलिटी से Less लेस than. चाहिए। आई थिंक समझ आ गई होगी इसकी। यस Clear सर है? आ गई। जी सर। इसको देखिएगा, डेली डिमांड फॉर इंटीरियर पेंट, मैंने 7 वेरिएबल लगा दिया कि कंफ्यूज ना हो। इंटीरियर पेंट के लिए x2 था और एक्सटीरियर पेंट के लिए x1। हम कह रहे हैं कि आपका जो इंटीरियर पेंट है कैन नॉट एक्सीड दैट ऑफ एक्सटीरियर पेंट बाय मोर देन 1 टन, यानी ज्यादा हो सकता है, इसमें इतने से ज्यादा ना हो। तो किसको किससे माइनस करना है? सर जो नॉट एक्सीड एक्सटीरियर है आएगा ना तो वो माइनस आ जाएगा। उससे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए डिफरेंस है ना, माइनस से कंपेयर। 1 टन सर। x2 माइनस x1 होता है। देखें, इंटीरियर पेंट ना ज्यादा हो तो आप मोर देन 1, तो अभी मैं लिखता हूं आपको समझ आ जाएगा। x2 माइनस x1 लेस देन इक्वल टू 1 मीन 1 से ज्यादा ना हो। ये देखें इनका डिफरेंस, ये इंटीरियर पेंट है, ये 1 टन से ज्यादा ना हो। इट मीन इन दोनों का डिफरेंस जो भी होगा वो एक्सेसिव अमाउंट ही होगी ना। इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस किसकी एक्सेसिव अमाउंट होगी? इंटीरियर पेंट की। तो देखिए ना, ये अगर 3 है, ये 2 है, तो ये 3 2 डिफरेंस क्या है? 1 के अंदर रीजनेबल, यही चेक लगाना है हमने। फॉलो किया या नहीं? ये परेशान हो गए? इजी। परेशान हो गए हैं सर। परेशान हो गए? परेशान मैं हो आपसे सिंपल बात है, सिर्फ ये है कि इंटीरियर पेंट एक्सटीरियर से 1 टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहले तो हमें कोई कंपैरिजन करने के लिए फॉर्मूला तो बता रहे हैं ना कि वो एक्सेसिव अमाउंट कैसे होगी। वो यही होगी कि इंटीरियर ज्यादा नहीं होनी चाहिए x1 से, तो हमने कह दिया x2 माइनस x1 एक्सेसिव अमाउंट आ जाएगी। कोई इशू है इसमें? नो सर। तो सर तो x2 माइनस x1 एक्सेसिव अमाउंट है, आगे लिख दिया। ये एक्सेसिव अमाउंट 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या उससे लेस हो या उसके इक्वल हो। अब बताइए, परेशानी दूर हुई? जी सर हो गई। यस सर। थोड़ा हो गई। ये आपके पास आ गई मार्केट डिमांड। तो क्योंकि वेरिएबल सीक्वेंस में अलाइन करके लिखने होते हैं, x1 पहले लिखना है x2 बाद में, इसलिए मैं माइनस x1 प्लस x2। कोई इश्यू तो नहीं? नो सर। तो अब आपके पास लास्ट मार्केट डिमांड रहेगी जो कंस्ट्रेंट 4 है। मैक्सिमम डेली डिमांड और इज 2 टन। मैक्सिमम डेली में ये इंटीरियर पेंट का वेरिएबल कौन सा होता है? x2 इंटीरियर पेंट का कौन सा वेरिएबल है? x2 x2 है सर। क्योंकि मैक्सिमम डेली मीन is less than, कि लेस देन आएगा या ग्रेटर देन आएगा? sir less than, लेस देन, यानी ये जो x2 है, सॉरी इधर 1 sir लिखा less हुआ, than 2, हां 2 आएगा सर। इधर 2 आएगा। चले मेरी स्लाइड नीट हो रही है, टाइप करते हुए थोड़ा सा हो जाता है। तो आपने कहा कि x2 या तो 2 हो या 2 से लेस हो, क्योंकि डिमांड इतनी है। ये तो नहीं कि हम 3 भेज दें मार्केट में। अब आप बताएं, सारी कंस्ट्रेंट्स आपकी आ गई। इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट आखिरी क्या है? ये दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। यस जी सर। yes sir, ये वो मॉडल है जो अभी हमने बनाया। देखिएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन यही बनाया था, राइट? yes sir, सर और कंस्ट्रेंट 1 Yes, sir. 2 3 4 और ये इम्प्लिसिट। तो आप माइंड में रखिएगा ये कितना जबरदस्त सिस्टम है। अगर मैं आपसे पूछूं, अब ये कंस्ट्रेंट किससे रिलेटेड है? sir m1, M1 सर M1। रॉ मटेरियल सर M1। इसमें रॉ मटेरियल था। यस, रॉ मटेरियल M1, रॉ ये रॉ मटेरियल मटेरियल M2। मार्केट डिमांड 1, sir last 2 market demand, मार्केट डिमांड्स। अब मुझे ये बताएं, देखें कितना सेंसिबल मॉडल है। आपने वेरिएबल लिए हुए हैं डिसीजन x1 और x2, और अभी आपको नहीं पता कि x1 की वैल्यू कौन सी आपके लिए सूटेबल है, कौन सी नहीं। कौन सी सूटेबल होगी आपके लिए x1 और x2 की वैल्यूज? बताइएगा। टाइम कितना रहता है? सर 3 मिनट। सर 3 तकरीबन minutes,
सर मिनट्स 5-6 मिनट है वैसे। अच्छा, अब आपको समझ आएगी। मैंने एक सॉल्यूशन की डेफिनेशन, अब हम उस फेज में आ गए हैं जहां से हमारा अगला मॉड्यूल शुरू हो जाता है, जो मैंने करवा दिया। सॉल्यूशन कौन सा होगा इस पूरे मॉडल का? x1 और x2 का वो पेयर जो, बताएं। मैक्सिमम प्रॉफिट दे। नहीं सेटिस्फाई करें जो मैक्सिमम होगा सर। नहीं, x1 और x2 का वो पेयर जो, ऑप्टिमल। नहीं, नो, ये सेटिस्फाई करें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। सॉल्यूशन की डेफिनेशन थी x1 और x2 का वो पेयर जो इन सारी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करे। देखिए अगर देखिए, मैं x1 ले लेता हूं 9, x1 ले लेता हूं 100, मुझे तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन वो प्रॉफिट देखना है मेरे पास, तो ये देखिए मैं इधर पुट करूंगा, क्या वो डेली जो अवेलेबिलिटी है उसको सेटिस्फाई करेगा? मैं x1 9, x2 100 ले लेता हूं, प्रॉफिट तो मुझे बहुत ज्यादा मिल जाएगा। तो बताएं, इधर 9 और इधर 100 मिलके यूजेज क्या मटेरियल की? इतनी। अवेलेबल क्या है? 24। 24 है सर। मेरे पास 24 है, मैं इतना यूज कैसे कर सकता हूं? वायलेशन होगी ना। यस सर। आपने उस इस कंडीशन को मीट करना है कि अवेलेबिलिटी के अंदर ही यूजेज हो, अदरवाइज वो तो बनेगा ही नहीं पेंट। दूसरी कंस्ट्रेंट आपकी ये भी सेटिस्फाई हो कि M2 इतना अवेलेबल है और उसके अंदर अंदर ही यूजेज हो। और दूसरा ये है कि आप अपनी मर्जी से इतना x1 x2 का पेयर ना ले लें कि मार्केट डिमांड को ही वायलेशन कर दें। तो ये देखें, इस मार्केट डिमांड में ये था कि दोनों का डिफरेंस 1 से ऊपर नहीं होना चाहिए, और x2 की मैक्सिमम कंजम्पशन मार्केट में 2 है। तो कैसे आप अपनी मर्जी से x1 x2 ले सकते हैं? वो लेंगे जो इन चार साइमल्टेनियसली सारी कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करे। ये मींस M1 की अवेलेबिलिटी को देखते हुए वो मीट करे, दूसरी M2 की अवेलेबिलिटी को मीट करे, दूसरी मार्केट डिमांड। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा जो इन सारी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करता है। अभी मैंने सिर्फ सॉल्यूशंस कहा, कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं? बहुत सारे। इनफाइनाइट। गुड, इनफाइनाइट। देखिए यहां पे तो आप फ्रैक्शंस वैल्यूज में इतने सारे सॉल्यूशन, ये मेरा वही वाला लेक्चर शुरू हो गया जो पहले हम स्टार्ट पे मैंने किया था कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। हमें कौन सा सॉल्यूशन चाहिए? ये देखें ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में पेयर जब आपने ये पुट करना है, उससे पहले उस पेयर को इस फिल्टर से टैग लेना होगा कि जी इसको सेटिस्फाई करता है, इससे क्लियरेंस लेनी होगी। आपका जितने इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं वो सबको इधर पुट करेंगे, यानी जो पेयर इधर पुट करना है वो पहले सॉल्यूशन होना चाहिए। मींस सारी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करे, मार्केट डिमांड को भी, रिसोर्सेज को भी, यूटिलाइजेशन को भी। अगर वो सेटिस्फाई करता है फिर इधर पुट करना है, और उनमें से कौन सा हमारा सॉल्यूशन चाहिए हमें, जो ऑप्टिमल होगा, जो मैक्सिमम होगा।